अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने सी शार्प का जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया था। ठीक है, हमारे पास इंटीजर के अंदर कौन कौन से टाइप्स होती हैं हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा दूं कि हमारे पास सी शार्प के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारे पास, हमारी सी शार्प की डेटा टाइप आती है। ठीक है। अब याद रखिएगा भाई, हमारे पास जो डेटा टाइप होती है हमारे को ये बात मालूम है, इंटीजर होता है, बूलियन होता है और हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है। लेकिन इंटीजर के अंदर हमारे पास दो तरह के क्या आते हैं, टाइप्स आती है। हमारे पास क्या होता है, साइन इंटीजर, और एक हमारे पास क्या होता है, अनसाइन इंटीजर। ठीक है, दो तरीके की चीजें होती हैं। अब जो हमारे पास साइन इंटीजर होते हैं उसके अंदर हमेशा कौन सी वैल्यू आती है हमारी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास जो साइन इंटीजर होते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें आती है। कौन कौन सी आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज वो होती हैं जो कि हमारे पास जीरो से लेकर हंड्रेड और थाउजेंड तक जा रही होती है। ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज वो होती हैं जो कि हमारे पास माइनस के अंदर क्या हो रही होती है, काउंट हो रही होती है। ठीक है। तो जो इंटीजर है उसमें हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं। कौन कौन सी, एक हमारे पास साइन और अनसाइन। साइन के अंदर हमारे पास दो होती है, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं अनसाइन। अनसाइन में याद रखिएगा भाई, हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, पॉजिटिव में होती है। यानी कि आप उसको अपनी नेगेटिव फॉर्म में पास कर ही नहीं सकते। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह क्या है, देखें भाई, अक्सरियत हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज पास करने से मना किया जाता है। जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, अब वो बंदा क्या कर रहा है, अगर अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो भाई अकाउंट क्रिएट करते वक्त उसकी जो एज होगी वो नेगेटिव में ना डालते। ठीक है। अगर आपके पास जो एज है वो नेगेटिव में चली जाती है भाई, आपके पास जो प्रोग्राम बना होगा वो बिल्कुल बेकार खिलाएगा। काम तो आपका हो जाएगा लेकिन प्रोफेशनल वे में अगर देखा जाए तो भाई इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, बेकार बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें भाई, हमारे पास जो इंटीजर है, इंटीजर में हमारे पास साइन और अनसाइन की जो ना हमारे पास क्या है, बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे कि भाई हमारे पास क्या है, एस बाइट, हमारे पास एक होती है बाइट। याद रखिए भाई, हमारे पास जो बाइट वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, अनसाइन होती है। और हमारे पास जो एस बाइट लिखा हुआ है, एस ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारे पास ये कौन सी वाली वैल्यू होगी, अनसाइन होगी, यानी कि साइन होगी। यानी कि भाई हमारे पास इसमें पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। इस तरीके से हमारे हमारे पास क्या आ रहा है, शॉर्ट, और एक हमारे पास क्या आ रहा है, यू शॉर्ट। इसी तरीके से इंटीजर और यू इंटीजर, लॉन्ग एंड यू लॉन्ग। ये देखिए भाई, हमारे पास जितनी भी चीजें लिखी हुई ना, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे पास हमारे इंटीजर के अंदर से निकल कर आते हैं। ठीक है। अब इंटीजर के अंदर इतनी सारी टाइप बनाने की वजह क्या है, देखिए भाई, ये जो टाइप ना ये आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि एक हमारे पास होता है इंटीजर, इंटीजर में कितनी लेंथ आनी चाहिए क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें हमारे पास एस बाइट की, तो भाई लास्ट टाइम मैंने आप लोग को ये क्या कहते हैं, वर्बली बताया था। ठीक है, कुछ किसी के पास बुक थी, किसी के पास बुक नहीं थी। ठीक है, तो मैंने इसके नोट्स वगैरह बनाकर रखवा दिए अपने पास। अब यहाँ पर देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये उसी के मैंने नोट्स निकाले वहां से। अब यहाँ पर देखें, एस बाइट, एस बाइट हमारे पास कौन सी वाली वैल्यू है, साइन। ठीक है। और जो हमारे पास बाइट है, बाइट हमारे पास कौन सी वाली वैल्यू होती है, अनसाइन। साइन का और अनसाइन का डिफरेंस सबको मालूम है ना भाई। साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, जबकि अनसाइन क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। अब एस बाइट और बाइट दोनों में हमारे पास क्या होती है, कुछ लेंथ होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं बाइट की, तो भाई बाइट के हमारे पास जो लेंथ स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से लेकर 255 तक। अगर आप इससे ज्यादा एक नंबर भी ऊपर कर दोगे ना, आपको क्या दे देगा, फौरन से कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है। अब एरर भी देखिए भाई, हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कंपाइल टाइम का एरर होता है वो कब होता है, जब हम अपने प्रोग्राम को क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने लिखने में कोई गलती कर दी तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो एस बाइट है भाई, एस बाइट के अंदर आप अगर नेगेटिव में पास करना चाहो तो भाई 128 तक पास कर सकते हो। अगर आपने 129 पास कर दिया नेगेटिव में, आपके पास फौरन क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर 127 के ऊपर एक नंबर इंक्रीज कर दो तो आपके पास तब भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। अब ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिर्फ बुक से पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल करने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी आईडीई होनी चाहिए जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है। आपको याद होगा कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पीएचपी का हम लोगों ने जितना भी काम करा था, हमारे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड हुआ करता था। अब यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसके ऊपर करेंगे, विजुअल स्टूडियो के ऊपर करेंगे। ठीक है। दोनों में हमारे पास क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपना विजुअल स्टूडियो को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद याद रखिएगा भाई, हमारे पास जो ये विजुअल स्टूडियो है ये कौन सा वाला है, माइक्रोसॉफ्ट वाला है। ठीक है।
अब जब आप लोग इसको ओपन कर लें, ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने करना क्या होगा, अपना पहला पहला प्रोग्राम बनाने के लिए आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें मल्टीपल क्या आ रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है। आप लोग को मैंने लास्ट टाइम बताया था भाई आप लोगों ने कौन सा वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे, CONSOLE, कंसोल, ठीक है। अब जब आप कंसोल लिखेंगे तो भाई कंसोल की तरह हमारे पास यहाँ पर चार एप्लीकेशन आती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आ रही है कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। याद रखिए भाई आप लोगों ने ये .NET फ्रेमवर्क वाला कभी भी डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ पर ये मैंने डाउनलोड करवा दिया था, तो ये हमारे पास वर्जन 4.7 का डेटा लेकर आ रहा था, ठीक है। हमारे पास जो .NET चल रही है वो .NET 10 चल रही है, मैं आपको .NET 10 ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे को जो एप्लीकेशन बनानी है वो कौन सी वाली बनानी है, C# कंसोल ऐप। याद रखिए भाई हमारे पास यहाँ पर दो आ रहे हैं, एक हमारे पास हो रहा है C# का और एक हमारे पास क्या आ रहा है, VB का आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इनमें से कौन सा वाला सिलेक्ट कर लेना है, C# वाला, ठीक है। और याद रखिए भाई इसमें हमारे पास जो है ना कंसोल विंडो आ जाना चाहिए, ठीक है। वरना अगर आप नीचे आके देखें तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ना कंसोल लिखा हुआ नहीं आ रहा, कंसोल लिखा हुआ आ रहा है जी। जी, क्योंकि हमारे पास इसमें जो प्रोजेक्ट बनेगा वो अलग अलग क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बनेगा, ठीक है। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कंसोल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसकी कोई यूआई नहीं होगी हमारे पास, जो भी हमारे पास डेटा शो होगा वो कंसोल में शो करेंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल क्या करेंगे, हम कंसोल ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। याद रखिए भाई फिर बता रहा हूँ कि जो आपके पास C# वाला बना हुआ है ना कंसोल, ये वाला करिएगा, .NET फ्रेमवर्क वाला बिल्कुल भी मत कर दिएगा, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, क्या करेंगे इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर देखिए भाई वो आपको बोलता है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो यहां पर आके मैं आपका जो प्रोजेक्ट का नाम होगा मैं क्या रखवा दूंगा यहाँ पर आकर, प्रैक्टिस, बल्कि प्रैक्टिस तो छोड़े, इसका हम नाम क्या रख लेंगे, डेटा टाइप्स, ठीक है। अब डेटा टाइप रखने के बाद यहां पर देखें वो आपको क्या बोलता है, आपकी लोकेशन मांगता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो लोकेशन आ रही होगी बाय डिफॉल्ट C ड्राइव की आती है, ठीक है। आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको ब्राउज कर लेगा। ब्राउज करने के बाद मैं एक काम ये कर लेता हूँ, लोकल ड्राइव D के अंदर आता हूँ। अगर किसी के पास D नहीं बनी हुई तो भाई वो C के अंदर भी काम कर सकता है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है उसके लिए। अब D के अंदर में आने के बाद आपके पास जो पुराना वाला फोल्डर बना हुआ था 2411T5 का, ठीक है, मैं क्या करूंगा इसी फोल्डर को ओपन करवाऊंगा। और इसी फोल्डर में देखें भाई हमारे पास यहाँ पर पहले वक्तों के हम लोग जो काम करते आ रहे हैं हमारे पास वो काम अभी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर अगर अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, किस नाम से, C# नाम से, ठीक है, यानी कि C#। अब C# वाला जो फोल्डर है आप क्या कर लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करवा लेंगे, उसको यहाँ पर लिखवा लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप बस क्या करोगे यहाँ पर आकर उसको नेक्स्ट कर दिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो है ना .NET का फ्रेमवर्क आ रहा होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 10.0 का वर्जन ही आना चाहिए सबके पास, ठीक है। सबके पास ये आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं होगी। अगर किसी के पास 8 पॉइंट आ रहा है, 9 पॉइंट आ रहा है, तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। 5 पॉइंट से ऊपर ऊपर का आप वर्जन यहाँ पर यूज कर सकते हो, इससे नीचे का बिल्कुल भी मत करना। अब 10 पॉइंट भाई मेरे पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट आ रही है इसकी, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट के ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक कर देना, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी वो आपके सामने बनकर यहाँ पर आ जाएगी। देखिए भाई यहां पर हमारे पास हमारा जो कंसोल एप्लीकेशन था, ठीक है, उसका हमारे पास सबसे पहला प्रोग्राम बनकर आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे को क्या मिल जाता है भाई, इसमें हमारे को बाय डिफॉल्ट एक बनी बनाई फाइल मिलती है जिसमें हमारे पास क्या लिखा होता है, program.csv। अब ये जो फाइल है ये फाइल हमेशा से इस तरीके से नहीं हुआ करती थी। ये पहले हमारे पास क्या हुआ करती थी, चेंज हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक की पॉइंट हुआ करता था जिसमें हमारे पास हमारा मेन का एक फंक्शन बना हुआ करता था बाय डिफॉल्ट। अब वो फंक्शन भाई हमारे पास क्या कर दिया गया है, हाइड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पुराना वाला फंक्शन देखना हो भाई किस तरीके से हमारे प्रोग्राम पहले बना हुआ करता था, तो यहां पर देखिए भाई आपके पास जो है ना यहाँ पर क्या आ रहा है, एक लिंक आ रहा है। अब एक काम ये करो, इसी लिंक को कॉपी कर लो Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद आप अगर अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ और यहां पर लाके Ctrl+V से उस लिंक को आपने क्या करना है, पेस्ट करने के बाद इंटर कर देना, ठीक है। याद रखिएगा जब से हमारे पास .NET 10 का वर्जन आया है C# ने अपना आपको क्या करा है, अपडेट करा है, ठीक है। अब ये वो कोड है जो कि C# ने हमारे को न्यू वर्जन के अंदर ला कर दिया है। अगर आप अपने पुराने वर्जन के अंदर जाके देखें तो भाई हमारे पास पहले जो प्रोग्राम बना हुआ करता था वो कुछ इस तरीके से बना हुआ करता था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर यूजिंग सिस्टम नाम की क्या होती थी, एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, ठीक है। और जो हमारे पास नेम स्पेस माई ऐप लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या हुआ करता था, हमारा हेडर फाइल हुआ करती थी, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक क्लास हुआ करती थी, क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन हुआ करता था मेन नाम का।
और जितना भी आप लोगों ने काम करना होता था वो सारा का सारा आप अपने मेन के फंक्शन के अंदर अंदर क्या करते थे, ठीक है। अब डॉट नेट क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, तो अपडेट करने के साथ साथ उसने क्या करवा दिया, इस वाले फंक्शन को, इस वाली क्लास को खत्म करवाकर उसने क्या बोला कि आप क्या करो, डायरेक्टली काम करना शुरू कर दो, ठीक है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है। कुछ लाइब्रेरी से आगे पीछे कर दिया, आगे जाकर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमारे को यहाँ पर करना क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप अगेन अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ जाएं और यहां पर देखें बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है ना क्या लिखी हुई मिलती है, कंसोल डॉट राइट लाइन। याद रखिएगा ये वो लाइन है जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, आपका आउटपुट शो हो जाता है, ठीक है। तो बात यहां पर कुछ ऐसी है कि भाई देखो हम क्या पढ़ लेते हैं, अपने डेटा टाइप पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप के अंदर हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं, साइन और अनसाइन। साइन में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, और अनसाइन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो टाइप होती है वो कौन सी वाली होती है, बाइट होती है, ठीक है। बाइट हमारे पास क्या है, हमारी डेटा टाइप हुआ करती है। अब हमें बना क्या ना रहा हूं, मैं अपना एक वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूं, भाई हमारे पास क्या कर दो, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो नंबर 1 नाम से। याद रखिएगा आप अगर सी शार्प या डॉट नेट पढ़ रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो, उसके अंदर पहले डेटा टाइप डिफाइन होती है, उसके बाद आपका वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा जो टाइप आपने डिफाइन करी हुई है ना भाई, उसको आपने क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसकी लेंथ आपको बतानी पड़ेगी। अगर मैं अपने नोट्स के अंदर अगेन आ जाऊं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो बाइट नाम का करेक्टर है, जो टाइप है हमारी, वो क्या बोलती है कि आप इसके अंदर जो डेटा पास करोगे वो 0 से लेकर 255 तक उसकी क्या हो सकती है, हमारे पास लेंथ हो सकती है, ठीक है। आप यहां पर देखें, अगर मैं यहां पर 0 पास कर दूं, 0 पास करने के बाद यहां पर देखिए भाई मेरे पास किसी भी किस्म का एरर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं यहां पर अगर 100 पास कर दूं, मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं 255, देखिए अभी मैंने पास करा हुआ है, मेरे पास किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने 256 कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, हमारा कंपाइल टाइम एरर आ गया। और ये प्रोग्राम अगर आप किसको एग्जीक्यूट करवाओ तो भाई आपके पास ये जो ना चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टाइप हमने बताई हुई है वो कौन सी वाली बताई हुई है, बाइट। और बाइट के हमारे पास जो लेंथ थी वो कितनी थी, 255 तक की थी। 255 से एक नंबर भी ऊपर चले जाएगा आपके पास, वो क्या कर देगा, फौरन एरर दे देगा। अगर एक नंबर या फिर मैं दो नंबर कम करवा दूं, 253, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास यहां पर क्या होता है, एक और भी तो हुआ करता था, एस बाइट। याद है आपको? ठीक है, एस बाइट। अब एस बाइट भी हमारे पास क्या होती है, हमारी एक डेटा की टाइप होती है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बोल देना है, नंबर 2 नाम का वेरिएबल। एस बाइट के अंदर हमारे पास जो डेटा की लेंथ आ रही है वो हमारे पास कहां से आ रही है, -128। ये हमारे पास मिनिमम है, क्या हो गया, -128 हमारे पास क्या है, ये मिनिमम है हमारा। और 127 हमारे पास क्या है, मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। अब आप अगर यहां पर आके क्या बोल दो, -127, ठीक है। आप यहां पर देखिए भाई मैंने अपनी जो माइनस में वैल्यू पास करी हुई, यहां पर मेरे पास किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं आ रहा। अगर 127 से एक नंबर भी ज्यादा हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, 128 है हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं 128 से 129 कर दूंगा, यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या देगा, फौरन से एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेटा की टाइप है वो क्या बोलता है कि इसके अंदर आपके पास जो लेंथ डिफाइन करी गई है, आप क्या करो उसके अंदर उसी हिसाब से डेटा पास करो। और अगर इसकी मैं पॉजिटिव की वैल्यू देखना चाहूं तो भाई यहां पर देखिए हमारे पास जो पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 127 से आ रही है। यानी कि 127 से मैं ज्यादा इंक्रीज इसमें कर ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि भाई मैं यहां पर आके मैं बोल देता हूं कि भाई अब की दफा हमारे पास जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, 127 से ऊपर का आ रहा है। 129 वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। अगर 126 आ जाए कोई मसले की बात नहीं है, 127 आ जाए कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर 128 आ गया ना, मना कर देगा फौरन, ठीक है। क्यों? हम लोगों ने अपने वेरिएबल की जो डेटा की टाइप डिफाइन करी हुई वो कौन सी वाली टाइप है, हमारी साइन बाइट है, ठीक है। अब मसला ये कि मेरे को बार बार क्या मैं नोट्स खोल खोल के देखूं, ठीक है। तो भाई एक काम ये करते हैं ना, हम यहां पर आके इसको जो ना पहले कम करवाते हैं। पहली बात तो भाई अब हम क्या करते हैं, अपने पास जो भी मेरे पास वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल के अंदर का डेटा अगर मेरे को यूजर के पास शो करवाना हो तो भाई हमारे पास यहां पर एक इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या होता है हमारे पास, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। आप सिंपल यहां पर क्या लिख दोगे, CW। क्या लिख दोगे, CW के बाद क्या कर दोगे, आप टेप दबा दोगे। टेप दबाने के बाद ये जो फंक्शन है ये अपने आप क्या हो जाएगा, आपके पास बनकर आ जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा कंसोल डॉट राइट लाइन भाई देखिए आपके पास फर्स्ट टाइम शायद ये ना आए, ठीक है। अगर आप इस पे काम करते रहोगे तो भाई आपके पास जिस तरीके से मेरे पास सजेशन आ रही है ना, आपके पास ये आना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। काम इसमें होगा तभी आपके पास सजेशन आएंगी, अदरवाइज बैठे रहो, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मुझे करना क्या है भाई, देखिए मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल हुआ है
नंबर वन नाम का, आप क्या करते हो उसको कंसोल डॉट राइट लाइन करवा के दिखाओ, इसका आउटपुट शो कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, आपको यहाँ पर कंट्रोल एस करने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई करना चाहे तो भाई वो कर सकता है। अब इस प्रोग्राम को हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास टॉप पे जो है एक प्ले का बटन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है हमारे पास, हमारे एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है, जिस नाम से मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाकर रखी हुई, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हमारे पास क्या होगा, पहले कंपाइल्ड होगा, कितने टाइम में वो बिल्ट हो रहा है। बिल्ट होने के बाद अगर कोई एरर होगा तो मेरे पास बॉटम में ही क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी इस तरीके से कंसोल की एप्लीकेशन बनकर आ जाएगी। और जो भी प्रोग्राम मैंने वहां पर लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, हमारे पास वो डेटा यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन ने हमारे को क्या लिख कर दिया है, हमारे वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ था ना, आप खुद देखें, हमारे पास वेरिएबल क्या बना हुआ था, नंबर वन। नंबर वन को मैंने क्या करवा दिया है, कंसोल डॉट राइट लाइन करवा दिया। और नंबर वन के अंदर हमारे पास जो डेटा सेव हुआ था वो कौन सा था, हमारे पास 253। और हमारे पास जो आंसर यहाँ पर शो हुआ है वो भी क्या हो रहा है, हमारे पास 253 का ही आंसर शो हुआ है, ठीक है। ये तरीका होता है हमारे पास इसको शो करवाने का। अब बात मेरी ये हो रही थी कि यार अगर मैं बार बार इसको क्या करूं, देखने की कोशिश करूं कि भाई मेरे पास इसका डेटा टाइप है क्या, मतलब उसकी अगर मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी हो, तो भाई देखिए सी शार्प ने आपको इसके बिल्ट इन फंक्शन बनाकर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोगों ने ये मालूम करना हो भाई मेरे पास इंटीजर की या मेरे पास जो बाइट है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो आपने करना क्या होगा, यहां पर आके आप क्या लिख देंगे, BYTE बाइट, ठीक है। बाइट लिखने के बाद आप क्या कर देंगे, डॉट मिनिमम वैल्यू, क्या लिख देंगे आप लोग, बाइट डॉट मिनिमम वैल्यू। ये करता क्या है भाई, देखिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करेगा, हमारा जो डेटा की टाइप होगी ना, उसके अंदर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, हमारे को बता देगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको अगेन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या होगा, अगेन एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहां पर देखिए भाई, हमारे पास इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 0 आ रही है। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास जो नोट्स बने हुए हैं, नोट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ था, बाइट की मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। यहां पर भी हमारे पास क्या बताया उसने, 0 बताया। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास 0 ये क्या है, मिनिमम अगर आ रहा है, तो आप जो है ना मेरे को मैक्सिमम जरा बता दें। तो आपने क्या करना है, यहां पर अगर अपना मैक्सिमम लिखवा दो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास कमेंट कैसे होते हैं, भाई देखिए जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हुए आ रहे हो, यहां पर भी हमारे पास सेम तरीका है, ठीक है। लेकिन यहां पर भाई कुछ लोग बोलते हैं भाई आप एक काम ये करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल के कंट्रोल यू कर दो। क्या बोल दो, कंट्रोल के कंट्रोल सी से क्या होगा, हमारे पास ये कमिट होगा। कंट्रोल के कंट्रोल यू से क्या हो जाएगा, हमारे पास वो अनकमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंट्रोल स्लेश दबा देगा तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, ये लाइन कमिट हो जाती है, ठीक है। कमिट करने पे हमारे पास दो तरीके हैं, आप क्या कर दो, डायरेक्टली कंट्रोल स्लेश दबा दो, कमिट हमारे पास हो जाएगा। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई आप क्या करो, अपनी लाइन को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दोगे, कंट्रोल के कंट्रोल सी, कंट्रोल के कंट्रोल सी मैंने प्रेस करा, हमारे पास क्या हो गई है, लाइन कमिट हो गई है। अब इसको अगर आप लोगों ने अगेन अनकमिट करना है ना भाई, आप क्या करोगे, कंट्रोल के कंट्रोल यू, कंट्रोल के कंट्रोल यू से क्या हो जाएगा, वो अनकमिट हो जाएगा, ठीक है। सी शार्प के अंदर और डॉट नेट के अंदर कमिट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को कंट्रोल स्लेश से आता है, उसको वो आसान लगता है, वो क्या कर लेगा, उसी हिसाब से अपना काम करवा लेगा, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। चले, मैं काम ये कर लेता हूँ, इस लाइन को मैं क्या कर लूंगा, अगेन कमिट कर लूंगा। अब मैंने बोला क्या है कि भाई आप क्या करो, कंसोल राइट कर दो किस चीज को, हमारे जो बाइट की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी थी, चेक करें, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 255 आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो डेटा की टाइप आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, 255 ही बताएगा, हमारी मैक्सिमम लेंथ बता रही है, ठीक है। यहां तो कोई मसला किसी को, कि अगर आप लोगों ने किसी भी चीज की लेंथ वगैरह मालूम करनी हो, आप क्या करोगे, डॉट मैक्स लेंथ, मैक्स वैल्यू डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या हुआ करता है, इंटीजर, ठीक है। अगर मेरे को इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी हो, यानी कि इंटीजर में मैं ज्यादा से ज्यादा कितने नंबरों को स्टोर करवा सकता हूं, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, इंटीजर में जो डेटा की टाइप आती है वो क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर आके क्या करूं, उसको एग्जीक्यूट करवा दूं, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, हमारा इंटीजर की लेंथ बनी हुई आ जाएगी, और इसके हमारा अंदर हमारे पास टोटल कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी कि इंटीजर में आपके पास जो नंबर ऑफ लेंथ आएगी वो कितने करेक्टर्स की आ जाएगी, 10 करेक्टर्स की आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम करनी होगी तो भाई आप क्या कर लोगे, इसको मिन वैल्यू लिख दोगे भाई, आपके पास इसकी आ जाएगी, आपकी लेंथ यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आप लोग के जब पास बुक्स हैं भाई, बुक के अंदर ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इंटीजर की टाइप्स है। मेरे को जो काम पड़ेगा मैं क्या करूंगा, उसी हिसाब से क्या करूंगा, यहां से डेटा लेकर आऊंगा। इंटीजर में हमारे पास एक इंटीजर होता है और एक हमारे पास क्या होता है, यू इंटीजर, यानी कि अनसाइन इंटीजर, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव तो वैल्यू होती है लेकिन नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं होती, ठीक है। चले, यहां पर कोई मसला किसी को कि डेटा टाइप हमारे को किस तरीके से मालूम करनी होती है, क्लियर है चीजें, बताएं क्या हुआ, आनंद क्या हुआ, पिक्चर ले रहे हो, चले आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलियन डेटा टाइप। हाँ, बोलियन डेटा टाइप तो भाई सबको मालूम है क्या चीज होती है, बताएं जरा। भाई बूलियन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, वो क्या होती है हमारे पास, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज होती ही नहीं है, ठीक है। अब ये ज्यादातर यूज कहां पर होती है भाई, देखें, कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन हो, या तो आपने प्रेजेंट लगानी हो या फिर एब्सेंट लगानी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस वक्त, बूलियन का यूज करोगे। आप वहां पर इंटीजर लिखने की जरूरत क्या है, जब आपको ये बात मालूम है भाई मेरे पास जो डेटा आने वाला है वो सिंगल करेक्टर में आने वाला है, तो आप क्या करो वहां पर बूलियन पास कर दो, ठीक है। अब बूलियन कैसे पास करें भाई, यहां पर आके अगर मैं पास कर दूं क्या, BOOL, बूल, बूलियन लिखने की कंप्लीट जरूरत नहीं, आप क्या लिख दोगे सिंपल यहां पर आकर बूल। और बूल लिखने के बाद यहां पर देखो भाई हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या है, फ्लैग नाम है, ठीक है। फ्लैग के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां पर आकर फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आकर इसको क्या करवा दूं, चेक करवा दूं भाई, लाजिमत है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ आएगा, लेकिन भाई मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, बूल में आना चाहिए। अभी तो मैं यहां पर खुद लिखवा रहा हूं भाई ट्रू और फॉल्स, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, बूल में आना चाहिए, यानी कि बूलियन में आना चाहिए। तो उस सूरत में आपने करना क्या है भाई, देखिए आपके पास यहाँ पर जो ना दो वेरिएबल पड़े हुए हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर अपना एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, ठीक है। अब उस वेरिएबल के अंदर आप क्या कर दो, यहाँ पर अगर, या फिर एक काम ये करो, डायरेक्टली क्या कर दो, CW, यानी कि कंट्रोल डॉट राइट लाइन। और राइट लाइन में आपने क्या बोल देना, यहाँ पर अगर हमारे पास जो नंबर 1 है ना भाई, वो क्या है हमारे पास, लेस देना किसके साथ, नंबर 2 नाम के वेरिएबल के साथ। अगर ये बात सही है तो भाई हमारे पास आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। अदरवाइज हमारे पास जो आंसर शो होगा वो किस में होगा, हमारे पास फॉल्स में होगा। मुझे देख के बताएं क्या ये बात सही है, नंबर 1 छोटा है नंबर 2 नाम के वेरिएबल से, ऐसा हरगिज नहीं है, नंबर 1 बड़ा है और नंबर 2 छोटा है। अब अगर आप इसका आंसर चेक करो तो आपके पास जो आंसर रिसीव होगा वो आपको बूलियन के अंदर होगा, यानी कि फॉल्स लिखा हुआ आपके पास आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फॉल्स। ये जो फॉल्स और ट्रू हमारे पास लिखा हुआ आता है, ये हमारे पास एक क्या होती है, डेटा टाइप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, बूलियन तो हमारे पास हो गया, इंटीजर भी हमारे पास हो गए। अब बात करते हैं हमारे पास स्ट्रिंग की, किसकी बात करेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, एल्फा न्यूमेरिक डेटा को वो स्टोर कर सकता है, यानी कि एल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, अल्फाबेट भी उसमें आ सकता है हमारे पास और न्यूमेरिक डेटा भी उसमें हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन के अंदर लिखी जाती है। अब शुरू से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि यार हमारे पास सिंगल कोटेशन लगाओ, डबल कोटेशन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है या नहीं है। आप सिंगल कोटेशन लगाओ काम तब भी आपके पास हुआ करता था, आप डबल लगाओ काम आपके पास तब भी हुआ करता था, लेकिन डॉट नेट और सी शार्प के अंदर ये बात उलट है। डबल कोटेशन का मतलब क्या है कि आपके पास मल्टीपल करेक्टर आने वाले हैं, सिंगल कोटेशन का मतलब क्या है कि आपके पास सिंगल करेक्टर आए, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, 2 टाइप्स होती है, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग, और एक हमारे पास क्या होती है, चार, यानी कि करेक्टर, ठीक है। अब अगर आप यहां पर आए, यहां पर आने के बाद सबसे पहले हमने क्या बोल देना, यहां पर आकर स्ट्रिंग मैंने बोल दिया, ठीक है। स्ट्रिंग हमने किस नाम से बना दिया, यहां पर आकर टेक्स्ट नाम से मैं बना देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, एक डेटा टाइप पड़ी हुई है स्ट्रिंग नाम की, उसमें हमने क्या रखवा दिया, वेरिएबल का नाम टेक्स्ट रखवा दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट रखवाने के बाद आपने करना क्या होगा, यहां पर आगे अपना कोई ना कोई डेटा यहां पर असाइन करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आया मैं और यहां पर आगे मैंने क्या बोल दिया है, इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम यहां पर मैंने लिखवा दिया, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास जो इब्राहिम था वो प्रॉपर क्या बनी हुई थी, हमारी एक स्ट्रिंग बनी हुई थी। स्ट्रिंग में क्या होता है, मल्टीपल अल्फाबेट आ सकते हैं,
स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है? स्टोर द मल्टीपल अल्फाबेट्स। ठीक है। अब अगर आपने क्या करा हुआ है, सिंगल कोटेशन लगा दी, एरर। देखें, अगर आपने क्या करा हुआ है यहां पर, अगर अपनी सिंगल कोटेशन लगाई भी तो भाई यहां पर देखें वो क्या कर देगा, आपका नाम एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। क्यों? आपने जो डेटा टाइप बताई हुई है वो कौन सी बताई हुई है? स्ट्रिंग। और आप उसकी जो चीजें यूज कर रहे हो वो कौन सी वाले कर रहे हो? करेक्टर वाली कर रहे हो। ठीक है। लेकिन अगर इसी को देखते हुए मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, 4, यानी कि हमारे पास क्या है, ये करेक्टर है। ठीक है। और करेक्टर में आने के बाद मैंने यहां पर क्या लिखवा दिया है, टेक्स्ट नंबर 2। ठीक है। एक हमारे पास क्या है, टेक्स्ट नंबर 1 है, और एक हमारे पास क्या है, टेक्स्ट नंबर 2 है। अब टेक्स्ट नंबर 2 के अंदर आप आ जाएं, और अगर आप यहां पर आके डबल कोटेशन लगा दो, डबल कोटेशन में आके आपने यहां पे क्या पास कर दिया, अपना कोई ना कोई टेक्स्ट पास कर दिया, यहां पर देखा आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो डेटा की टाइप है वो हमारे पास क्या है, करेक्टर है, यानी कि सिंगल करेक्टर की बात हो रही है यहां पर। और आप क्या कर रहे हो यहां पर, अगर मल्टीपल स्ट्रिंग को यहां पर सेव करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर करे क्या, आप यहां पर आके अगर बोलो कि सर यहां पर आके मैंने जो है ना सिंपल एक पी पास कर दिया, यानी कि प्रेजेंट, अब भी क्या कर रहा है वो आपको एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सिंगल कोटेशन के अंदर आपके पास क्या आता है, हमेशा करेक्टर का ही डेटा आएगा। ठीक है। आप क्या लगा रहे हो यहां पर, डबल लगा रहे हो। आप जरा डबल को हटाओ, सिंगल यूज करो, उसमें जरा पी लिख के देखो, आपके पास यहां पर किसी भी तरीके का कोई एरर आया है क्या? नहीं। क्यों? आपने जो डेटा टाइप बताई हुई थी वो क्या बताई हुई थी, करेक्टर। और जो यहां पर एरर आने की वजह है वो क्या है, कि आप यहां पर टाइप बता रहे हो स्ट्रिंग, और जो डेटा पास कर रहे हो वो आप किसी ना किसी करेक्टर का पास कर रहे हो। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर अगर इसको डबल कोटेशन में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, हमारे पास यहां पर हर तरीके का एरर क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है। इंटीजर के हमारे पास कितनी टाइप हो गई, काफी सारी हो जाती हैं। बूलियन में हमारे पास ट्रू और फॉल्स होता है। स्ट्रिंग में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग यानी कि मल्टीपल अल्फाबेट, और वो हमेशा किसमें स्टोर होंगे, डबल कोटेशन के अंदर। और जो हमारे पास सिंगल करेक्टर आता है उसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, 4, यानी कि उसको कैर बोलते हैं वैसे, यानी कि करेक्टर। और करेक्टर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा सिंगल अल्फाबेट होता है। ठीक है। और उसको स्टोर करने के लिए आपने कौन से वाले साइन का यूज करना है, सिंगल। ठीक है। और जो अगर आप यहां पर आके नोट्स को देखो, तो यहां पर देखें वही पॉइंट आपके पास यहां पर भी लिखे हुए मिल रहे हैं, कि भाई स्ट्रिंग स्टोर मल्टीपल करेक्टर इन अ सिंगल वेरिएबल। स्ट्रिंग के हमारे पास डेफिनेशन क्या लिखी आ रही है, स्ट्रिंग स्टोर मल्टीपल करेक्टर इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि भाई जो स्ट्रिंग है वो क्या करता है, मल्टीपल करेक्टर्स को क्या करेगा, आपके वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है। इसके अलावा डबल कोटेशन विल बी यूज टू स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर आप लोगों ने डेटा टाइप स्ट्रिंग पास करी हुई तो आपने जो कोटेशन यूज करनी है वो कौन सी वाली करनी है, डबल वाली करनी, जैसे हमने अभी यहां पर एरर में देखा। इसी तरीके से जो अगर मैं बात करूं करेक्टर की, तो करेक्टर क्या बोलता है, करेक्टर स्टोर सिंगल करेक्टर एट अ टाइम, यानी कि जो करेक्टर होगा वो आपके पास जब डेटा स्टोर करेगा वो सिंगल करेक्टर का करेगा, मल्टीपल करेक्टर वहां पर स्टोर आप कर ही नहीं सकते। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सिंगल कोटेशन विल बी यूज टू करेक्टर डेटा टाइप, यानी कि अगर आप लोगों ने करेक्टर टाइप पास करी हुई है ना, तो आप डेटा स्टोर करते वक्त क्या लगाओगे, सिंगल कोटेशन लगाओ। डबल के लिए कभी भी काम नहीं करेगा, और ये चीज हम देख भी चुके हैं। कोई मसला है किसी को यहां पर? देखें भाई, ये जो डेटा टाइप है इसमें आपको मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो हमें याद हो गई ये चीजें। जो मेन चीज है वो हमारे पास है इसका ऊप का कॉन्सेप्ट, सबसे हार्ड होती है हमारे पास सी शार्प की ऊप। ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास एक इसका नया टॉपिक क्या आता है, कि भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्केप सीक्वेंस। ठीक है। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, किसी को पता है इस बारे में, स्केप सीक्वेंस क्या होता है? स्केप सीक्वेंस क्या होता है? सिल्विया आपने शायद पढ़ा हुआ है, आप यूज करते होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। नहीं पढ़ा हो? भाई कोई स्कूल पढ़ाता है यहाँ पर? देखो भाई, हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर ना स्केप सीक्वेंस होते हैं। ठीक है। ये होते क्या है, किसी को मालूम है, बता दो अभी। जवाब। हम्म। जवाब पढ़ा हुआ है तुमने तो, शीशा पढ़ के आए हो तुम लोग तो। भाई देखो, स्केप सीक्वेंस करते क्या है, ये हमारे पास वो करेक्टर्स होते हैं जिनको हमारा कंपाइलर एज अ स्ट्रिंग रीड नहीं करेगा। ठीक है। स्केप सीक्वेंस वो करेक्टर्स होते हैं जिनको हमारा कंपाइलर एज अ स्ट्रिंग रीड नहीं करेगा। जैसे कि अब
आपके पास यहाँ पर देखें, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर जो है ना, क्या कर दो, इसको पहले कमिट कर दो, ठीक है। कमिट करने के बाद आप एक काम ये करो, आपने यहाँ पर क्या लिखवा दिया, CW यानी कि कंट्रोल डॉट राइट लाइन। और राइट लाइन के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो है ना भाई, मैंने क्या करा हुआ है, अपना एक नाम लिख दिया इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम के बाद मैंने क्या करी, स्पेस डाली। स्पेस लिखने के बाद यहाँ पर आके मैंने क्या करवा दिया, एक और नाम लिखवा दिया है खिजर का। और स्पेस देने के बाद यहाँ पर आके मैंने क्या करवा दिया, एक और नाम दे दिया किसका, फरहान का, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा दो, तो यहां पर देखिएगा जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना भाई, वो एक ही लाइन के अंदर क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। मैं चाह रहा हूं कि भाई इब्राहिम के बाद क्या हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए। खिजर के बाद क्या हो जाए, हमारे पास लाइन ब्रेक होकर आ जाए, ठीक है। अब लाइन ब्रेक करने के लिए भाई हमारे पास यहां पर BR का टैग तो लगेगा नहीं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना, हमारे पास होती है हमारी स्केप सीक्वेंस, ठीक है। आपने क्या करना है, इब्राहिम के बाद अगर लाइन ब्रेक करवानी है ना भाई, तो इसके अंदर हमारे पास यहां पर जो है ना एक स्लैश लगता है, ठीक है। याद रखिएगा हमारे पास ये स्लैश कौन सा वाला है, बैक स्लैश है, ठीक है। बैक स्लैश के अंदर, बैक स्लैश है फॉरवर्ड स्लैश है ये, बैक स्लैश है। ये मिलता कहां पर है मेरे को, इंटर के बटन के ऊपर मिलेगा। याद रखिएगा, एक आपके पास जो है ना शिफ्ट के बराबर में स्लैश होता है, ठीक है। आपने जब भी लगाना है वो कौन सा लगाना है, इंटर के ऊपर आपके पास जो बटन है उसके ऊपर जो आपके पास स्लैश बना हुआ है, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आकर एन लिख देना है, ठीक है। /n ये क्या काम करता है, हमारे को हर दफा एक न्यू लाइन जनरेट करके दे देगा, ठीक है। आप अगर यहां पर आओ, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, जहां पर भी मैंने अपना /n लगाया हुआ होगा ना, मेरे पास क्या हो जाएगी, लाइन उसी जगह से ब्रेक होकर आ जाएगी। आप खुद देखें, इब्राहिम के बाद मैंने क्या लगाया हुआ था, /n लगाया था, हमारे पास क्या हो गई, लाइन ब्रेक होकर आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को खिजर के बाद भी क्या करना होगा, लाइन को ब्रेक करवाना होगा ना भाई, तो हम क्या करवा देंगे, खिजर के बाद आएंगे, यहां पर आने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, /n, ठीक है। अब आप खुद देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन कंपाइलर इसको एज अ स्ट्रिंग नहीं पढ़ रहा, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर अगर इसको कन्वर्ट करवा के चेक करोगे, तो भाई यहां पर हमारे पास जो प्रोग्राम आएगा वो लाइन ब्रेक होता हुआ हमारे को दिख रहा होगा, ठीक है। स्केप सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर कोई एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पर हजारों में मिल जाए, ठीक है। चल, अब इसके अलावा भाई हमारे पास यहाँ पर और क्या होता है, जैसे कि भाई मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पर जो ना लाइन तो ब्रेक हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं इब्राहिम का जो नाम है ना भाई, वो हमारे पास कोटेशन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ हमारे पास। अच्छा, आपको ये बताएं कि HTML के अंदर हम लोगों ने इससे मिलती जुलती एक चीज पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी आपको HTML के अंदर इससे मिलती जुलती एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। वो भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से काम कर रही थी, लाइन ब्रेक कर रही थी, स्पेस लाकर दे रही थी। नहीं 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 नहीं, मैं टेक की बात ही नहीं कर रहा। एंड NBSP एंड GT एंड LT, ये मैंने आपको HTML के अंदर पढ़ाए थे एज अ एंटिटी, पढ़ाई थी मैंने। वो मैंने क्यों पढ़ाई थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था अगर आप वहां पर लेस देन का साइन डाल दो तो HTML क्या समझता है कि आप क्या कर रहे हो, कोई टैग ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना हमारे पास एंड GT करके हमारे पास क्या हुआ करती थी, एक हमारी एंटिटी हुआ करती थी, हम क्या करते थे, उसको यूज क्या करते थे। अब यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास जो /n है, ये भी हमारा एज अ एंटिटी ही काम कर रहा है, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि अगर मेरे को यहाँ पर जो इब्राहिम का नाम है ना भाई, किस में लिखा हुआ चाहिए, कोटेशन के अंदर लिखा हुआ चाहिए, फिर एक काम ये करो ना, खिजा का नाम लिख लो। खिजा का नाम मुझे किस में चाहिए, डबल कोटेशन में लिखा हुआ चाहिए। आप क्या करते हो, खिजा से पहले डबल कोटेशन आपने क्या करी, ओपन करी, खिजा के बाद आपने क्या करवा दिया, उसको क्लोज करवा दिया। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों, क्योंकि आप कोटेशन के अंदर दोबारा से क्या कर रहे हो, कोटेशन यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो साफ क्या है हमारे पास, एरर है। आप लोगों के साथ सिंगल कोटेशन पास करके देख लें, चलो मैं यहां पर आता हूं, मैंने क्या करवा दिया, सिंगल कोटेशन, एरर चला गया हमारा। लेकिन मुझे तो चाहिए डबल कोटेशन के अंदर ही, मुझे क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर ही चाहिए। तो भाई उस सूरत में आपने करना क्या है, आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, स्लेश, और स्लेश लगाने में क्या कर दोगे, अपना कोटेशन का साइन लगा देना, ठीक है। आपने जहां पर उसको क्लोज करवाना है, आपने क्या करना है, पहले स्लेश, स्लेश के बाद आपका कोटेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, हमारी एक तरह की बैक स्केप सीक्वेंस है हमारी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आके अपनी डेटा की टाइप को क्या करवाओ, एग्जीक्यूट करवाओ। एग्जीक्यूट करवाने के बाद आप यहाँ पर जाके चेक करोगे ना भाई, आप खुद देखें खिजा का जो नाम आ रहा है किसमें लिखा हुआ आ रहा है, डबल कोटेशन में लिखा हुआ आ गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे को क्या करना हो, यहां पर कोई पाथ बनाना हो, क्या करना हो, पाथ,
HTTPS का जो पाथ होता है ना भाई, वो अगर मुझे बनाना हो, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे? आप खुद देखो, मैं करता क्या हूं। हमारे पास जो पाथ होता है भाई, पाथ में लिखा हुआ क्या होता है? हमारी फाइल का लोकेशन लिखी हुई होती है भाई, फाइल कहां से उठकर आ रही है, ठीक है। तो एक काम ही करता हूं, मैं एक क्या कर रहा हूं, यहां पर वेरिएबल बना रहा हूं, किस नाम से? स्ट्रिंग नाम का, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम यहां पर नाम क्या रखवा देंगे अपना? पाथ। और पाथ के अंदर हमारे पास डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, मैं बोल देता हूं भाई, हमारे पास क्या है, डी ड्राइव है। डी ड्राइव के अंदर जाओ, वहां पर जो है ना एपटेक नाम का क्या होगा, एक फोल्डर होगा। एपटेक के फोल्डर के अंदर जाओ, और वहां पर जाने के बाद, अच्छा इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। एपटेक के फोल्डर के अंदर जाओ, वहां पर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, वहां पर लेक्चर नाम का एक क्या मिलेगा, फोल्डर मिलेगा। लेक्चर के फोल्डर के अंदर जाओ, और वहां से जो ना आपको ch.pdf करके एक फाइल मिलेगी, ठीक है। अब आप ये देखें, जहां जहां मैंने स्लैश लगाया हुआ है, यहां पर वो क्या कर रहा है, हमारे को एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन मुझे तो भाई यहां पर क्या करना था, अपना डेटा लिखवाना था। तो आप उस सूरत में करोगे क्या? आप यहां पर आगे क्या लगा दोगे, डबल स्लैश लगा दोगे। अब याद रखिएगा, जो डबल स्लैश है, एक स्लैश हमारे पास कौन सा वाला है, हमारे एस्केप सीक्वेंस वाला है। और जो दूसरा स्लैश लगा है वो हमारे लोकेशन वाला स्लैश है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहां पर आया, यहां पर भी हमने क्या करवा दिया, इसको स्लैश के अंदर रखवा दिया। आप खुद देखो, ये हमारे पास जो डबल स्लैश लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, हमारी एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर आओ, CW में कर दूं, ठीक है। और CW करने के बाद, ठीक है, आपने क्या करा, यहां पर आके आपका जो वेरिएबल था पाथ नाम का, ठीक है, आपने अगर वाजे उसको यहां पर लिखवा दिया। लिखवाने के बाद अब अगर आप इसको क्या करो, एग्जीक्यूट करवाओ। एग्जीक्यूट करवाने के बाद आप अगर यहां पर जाके चेक करो ना भाई, हमारे पास यहां पर देखिए पाथ कैसे लिखा हुआ आ रहा है। एपटेक में जाओ, एपटेक में हमारे पास क्या है, लेक्चर है। लेक्चर के अंदर हमारे पास क्या रखा हुआ है, C#.pdf की एक फाइल रखी हुई है, ठीक है। अगर आपने कभी भी अपने पाथ को लिखवाना हो, तो भाई हमेशा आपने क्या करना पड़ेगा, कोटेशन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से यूज करेंगे हम? अपनी स्केप सीक्वेंस के साथ। ये जो स्लैश है, ये क्या है, हमारा स्केप सीक्वेंस वाला है। और जो हमारे पास इसके साथ ही बराबर में लिखा हुआ हमारे पास क्या है, हमारा वो स्लैश है जो कि हम उस पर लगाना चाह रहे थे, ठीक है। यहां पर कोई मसला है किसी को? अब मसला ये कि भाई हमारे पास जो ये पाथ है ना भाई, ये अभी अगर कोई प्रोग्रामर पढ़े तो भाई ये रीडेबल नहीं, ये रीड लेस है। क्या है ये? रीड लेस है। अगर आपको मैं बोलूं भाई, इसको जो है ना आप रीडेबल बनाकर दे दो, यानी कि पढ़ने में भी क्या आ जाए हमारे पास, ये समझ में भी आ जाए, और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊं तो मेरे पास कोई एरर भी नहीं आए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्बिटाइम।